एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025 हमारी बिल्कुल निकट आ चुकी है एंड आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इन क्वेश्चन को उत्तर के साथ मैं आपको समझाऊंगा जो कि आपके काव्य खंड के क्वेश्चन रहेंगे। देखो जैसे कि आपके प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन आता है, 7, 8, 9, 10 मतलब 11, 12 तक क्वेश्चन कह लो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। जितने मतलब आते तो आगे गद्य के भी हैं, लेकिन काव्य खंड के जो क्वेश्चन बने जैसे नई कविता हो गया है, नई कविता की विशेषता भाई इसमें साथ में आपको कवि परिचय कौन से करने हैं, है ना, मतलब काव्य खंड है ना, जैसे सूरदास का करना है या फिर किसका करना है, तुलसीदास जी का, है ना, कौन कौन से कवि परिचय करने, सारा कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा। एंड इस वीडियो को जो भी बच्चा पूरा देख लेगा ना, हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है, तो इस वीडियो को देख लेना। एंड जो मैंने पिछले बहुविकल्पीय प्रश्न का एक वीडियो डाला था उसे भी जाकर के देख लेना। एंड मैंने आपकी व्याकरण का एक सेपरेट वीडियो डाला था उसे भी जाकर के देख लेना, है ना। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के चैनल को देख लेना है ना, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम आपके काव्य खंड के कहें कि इसमें काव्य खंड में क्या पद्य साहित्य का इतिहास है ना, इससे काल विभाजन के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कह लो प्रयोगवाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, नई कविता हो गया, है ना, तो इससे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपका प्रश्न नंबर 6 में ये क्वेश्चन आता है ना। देखिए तो यहाँ पे सबसे नंबर पहले का क्वेश्चन आपका दिया गया, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। देखो एक स्टूडेंट मुझे लगातार से कमेंट कर रहा था कि हमारी हिंदी पहले कवर करवा दीजिए, तो देखिए हिंदी के हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं एंड जो भी कुछ रह गया ऑब्जेक्टिव में वो आ जाएगा वीडियो जल्दी, है ना, और व्याकरण का वीडियो आ चुका है। एंड इस वीडियो में काव्यखंड एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको गद्य खंड पूरा कवर करवा दिया जाएगा विथ गद्य साहित्य के, है ना, तो वीडियो को पूरा देख लेना है। देखिए नई कविता की विशेषताएं, ये 6 नंबर के प्रश्न में आपका 2-3 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है, तो बिल्कुल इसको करना है। देखिए बोलचाल की भाषा एक इसकी विशेषता है, तो नई कविता में साहित्यिक शब्दों की बजाय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है, जिससे कविता जन सामान्य से जुड़ी होती है, मतलब सभी लोग समझ सकते हैं क्योंकि आम बोलचाल की भाषा का यूज हुआ है। नेक्स्ट है कविता में नयापन, तो नई कविता है एक तरीके से तो नयापन, है ना, तो नई कविता में पारंपरिक शैली से हटकर के नवीन दृष्टिकोण और विचारों की ओर प्रमुखता जो है दी गई है। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आपका बनने ही वाला प्रश्न है ना। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है इससे, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं एवं प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। देखो तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं क्या हो जाती हैं, यथार्थ, आधुनिकता का चित्रण, है ना, भाषा में सरलता और स्पष्टता, ये सारी विशेषताएं यहाँ पे क्या प्रयोगवाद बाद की हो जाती हैं, है ना। और इसके प्रमुख कवि कौन कौन से रहते हैं, देखो कवियों के नाम भी नीचे दिए गए, है ना। देखो भाषा में सरलता है, समाज और व्यक्ति के संघर्ष का वर्णन है, नए प्रतीकों और छवियों का वर्णन है। देखो ये चीज को तो याद रखना, बिल्कुल किसी की भी विशेषताएं आ जाएं तो इस चीज को याद रखना, क्योंकि ये चीज बिल्कुल हर जगह ली गई है ना, तो इस चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नई कविता के प्रमुख कवि यज्ञ हो जाते हैं, है ना, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे इनका पूरा नाम है, मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध भाई, नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह, है ना, और इनकी एक रचना याद करना चाहें तो ऊषा इनकी रचना हो जाती है ना, और इनकी तो योगधारा, क्योंकि इनकी योगधारा बहुत बार पूछी गई है और ये आपको जरूर से याद रखनी चाहिए। सही जोड़ी में योगधारा नागार्जुन की रचना है, ये याद रखिएगा, है ना। तो इस तरीके से ये होता है हमारा प्रश्न कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको संपूर्ण विषयों की तैयारी करवाई जाएगी। देखिए प्रश्न नंबर दिया गया है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। देखो यह भी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में शायद पूछा गया था या फिर आपके अभ्यास प्रश्न पत्र का क्वेश्चन है। देखिए तो रीतिकाल में श्रृंगार रस और सौंदर्य का वर्णन, देखिए अब वही श्रृंगार काल क्यों कहा जाएगा, क्योंकि श्रृंगार रस की रचनाओं का वर्णन है ना, श्रृंगार रस और सौंदर्य वर्णन पर अधिक बल दिया गया है, इस कारण से क्या है श्रृंगार काल कहा गया है, सीधी बात है। उसी क्वेश्चन में इसका आंसर भी तो लिखा है, बस लिख देना। नेक्स्ट है आपका हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, तो ये आपको जरूर से पता होना चाहिए कि 4 कालों में बांटा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है। और आदिकाल का समय कब से कब तक रहा, भक्ति काल का समय 1350 से 1700 तक रहा, है ना, तो ये सारी चीजें याद रखना। अभी कौन सा काल चल रहा है भाई, तो आधुनिक काल चल रहा है। देखो अभी वर्तमान में भी आधुनिक 1850 से क्या चल रहा है, आधुनिक काल, इस चीज को बिल्कुल से कंप्लीट कर लो, है ना, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और ये आधुनिक काल। और आदिकाल को क्या वीर गाथा काल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वीर गाथा काल, तो इस चीज को याद रखना। वीर गाथा काल के नाम से किस काल को जाना जाता है, तो ये रहेगा आपका आदिकाल, है ना, इसको वीरगाथा काल। और ये रीतिकाल यही है श्रृंगार काल की वर्णन, है ना, श्रृंगार रस की जो है इसमें क्या हुआ वर्णन हुआ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रगतिवाद, अभी हम प्रयोगवाद पढ़े थे, अभी हमारा प्रगतिवाद है भाई। देखो तो इसमें व्यक्तित्व की प्रधानता कह सकते हैं, सामाजिकता का भी वर्णन मिलता है। तो देखिए प्रगतिवाद में कभी देखो इस तरीके से हेडिंग में मैंने इसलिए आंसर दिए हैं ताकि आप लोग इस तरीके से लिखते हैं तो कॉपी में ना अच्छा लगता है, एकदम तरीके से समझ में आता है ना, पॉइंट वाइज। फिर उसमें हेडिंग में आप लिख रहे हैं तो बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, है ना। तो
इसी तरीके से लिखना है। तो प्रगतिवाद में कवि अपनी व्यक्तिगत सोच, संवेदनाओं और अनुभूतियों को जो है प्रमुख रूप से व्यक्त करता है। यह प्रवृत्ति समाज में हो रहे बदलावों और समस्याओं पर ध्यान देती है ना। सामाजिकता का भी स्मरण है, जैसे गरीबी है ना, समाज से रिलेटेड शोषण है ना, इन पर ही जो है रचनाएं लिखी गई हैं। तो इस चीज को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है रीतिकालीन, यही वही रीतिकाल है। रीतिकालीन 3 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना। भाई देखो, ऐसा तो किसी भी का आ सकता है, जैसे भक्ति काल का आ गया है ना, आदिकाल का आ गया, या फिर रीतिकाल का ही समझ लो। यहाँ पर रीतिकाल का देखो, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन से हैं? बिहारी हो जाती है इनकी रचना है बिहारी सतसई। केशव दास हो जाती है इनकी रचना है रामचंद्रिका। अगले हो जाते हैं पद्माकर, इनकी पद्माकर ग्रंथावली। तो इस चीज को याद रखना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रीतिकालीन 3 कवि रहेंगे और 3 रचनाएं उनकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रगतिवादी युग के 3 कवियों के नाम है ना। अभी कवियों के नाम उनकी एक रचना के साथ बताइए, है ना। प्रगतिवाद की बात यहाँ पे की जा रही है। देखो, तो ये रहेंगे यहाँ पे प्रगतिवाद के 3 कवियों के नाम। अभी हमने ऊपर भी देखे थे, आगे हो गए जैसे, है ना, शमशेर बहादुर सिंह हो गए, है ना, तो उनके देखे थे हमने। अब ये भी भाई प्रगतिवादी ही कवि हैं और इनकी ये रचना रही है, इन चीज को याद रख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्रगतिवादी काव्य की मुख्य प्रवृत्तियां लिखिए। देखो, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आया है, जहां मैंने पहले क्वेश्चन बताया दूसरे नंबर पे, उस तरीके से भी क्वेश्चन आया, एंड बोर्ड में इस तरीके से भी क्वेश्चन आया, इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से यहाँ पे बताया हूँ। देखो, तो प्रगतिवादी काव्य में समाज के प्रति जागरूकता, शोषण के विरुद्ध संघर्ष और जीवन के यथार्थ पहलुओं का जो है चित्रण किया गया है। तो देखो, यहाँ पे थोड़ा अलग आंसर लिखा हुआ, वहां पे पॉइंट वाइज लिखा था, है ना, और यहाँ पे आपको साथ में पूरा का पूरा पैराग्राफ के रूप में दिया गया है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, इसके आगे के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो देखिए, ये 2023 की अर्धवार्षिक परीक्षा में जो है पूछा गया था, है ना। इस चीज को याद रखना, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन याद कर लो कि पद्य साहित्य क्या होता है। तो काव्य, कविता या पद्य साहित्य की विधा है ना। काव्य क्या है, कविता या जो है पद्य साहित्य क्या होता है, कविता या काव्य के जो है इसकी विधा है एक तरीके से, है ना। वह रचना जिसमें रस छंद भूति हो, है ना, और भाषा में माधुर्य हो, काव्यात्मक साहित्य जो है पद्य कहलाता है। मतलब जिसमें काव्यात्मक रचना करी जाए वो क्या है, पद्य साहित्य। इस चीज को याद रखो। नेक्स्ट हमारा, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस भक्ति काल के कवियों के नाम भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और साथ ही सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, 2 धाराओं में जो है कवि भक्ति काल को बांटा गया है। फिर उसके अंदर और राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय ऐसी धाराएं बटी हुई हैं, सभी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मेनली याद रखना कि भक्ति काल की जो विशेषताएं क्या है, इनके कवि के नाम याद कर लेना, क्योंकि ये आना ही आना है ना। सही जोड़ी में कह लो, चाहे किसी तरीके से क्वेश्चन कह लो, आएगा, है ना। देखिए, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं को सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के आधार पर 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। कैसे, तो ये रहेगा यहाँ पे सगुण भक्ति की, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे। ये सबसे पहले आपको सगुण भक्ति की धाराएं दी गई हैं, और ये नीचे निर्गुण की दी गई है ना। ये निर्गुण की, ये सगुण की। चलिए ये दोनों को देख लेते हैं। देखिए, सगुण भक्ति की विशेषताएं लिखी है ना। ये अलग से क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए था, इसी में पॉइंट है ये दोनों, है ना। ये पॉइंट है इसी क्वेश्चन के, है ना। इस तरीके से आप डिटेल में लिखें तो मैंने बताया, लेकिन इतनी विशेषताएं लिखनी है। 2 याद कर लेना, 3 याद कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, और 2 लिख के आना अच्छी तरीके से, है ना। 3 लिख दोगे तो और भी बढ़िया बात है। देखो, सगुण भक्ति में क्या है, वैष्णव धर्म के आदर्श को सामने रखकर विष्णु के 2 राम और कृष्ण की जो है क्रमशः दास्य भाव और शक्य भाव से उपासना करी गई है ना। देखो, भगवान राम की उपासना तुलसीदास जी ने करी है ना, दास्य भाव से की है। और कृष्ण की उपासना किसने, सूरदास ने करी है। किससे, साख्य भाव से करी है ना। तो इस तरीके से, जैसे मीराबाई ने भी, है ना। तो इस तरीके से आप लिख दोगे। नेक्स्ट है, भक्ति को श्रेष्ठ ठहराया गया है। सगुण भक्ति में क्या है, भक्ति को श्रेष्ठ ठहराया गया है। सौंदर्य और माधुर्य का अपूर्व संयोग वैष्णव भक्ति में है ना। राम काव्य में भगवान के लोक रक्षक और लोक रंजक, है ना। मतलब एक तरीके से भगवान की जो है लीलाओं का वर्णन किया गया है, कृष्ण की और राम की लीलाओं का जो है वर्णन किया गया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा निर्गुण भक्ति धारा आ जाती है। देखिए, निर्गुण, अब देखिए, अगर कभी पूछा जाए कि सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है ना, प्रमुख कवि इसके कौन कौन हो जाते हैं आपके, तो इसमें आपको तुलसीदास याद रखना है ना। तुलसी और सूर, ये हो जाते हैं आपके इसके प्रमुख कवि। सूर लिखा है, देखिए ये रहेगा सूर और मीराबाई, है ना। इन तीनों को याद रखिएगा, ये प्रमुख कवि इसके हो जाते हैं, किसके, आपके सगुण भक्ति धारा के। अब निर्गुण भक्ति को देखेंगे हम, तो निर्गुण भक्ति में कौन कौन से कवि हो जाएंगे, पहले हम विशेषताएं देख लेते हैं। निर्गुण उपासना में, मतलब निर्गुण उपासना में भक्ति का आलम्बन निराकार है, मतलब इसमें निराकार ब्रह्मा की उपासना की जाती है। जबकि भक्ति जो सगुण भक्ति में क्या है, सगुण भक्ति में साकार ब्रह्मा की उपासना करी जाती है ना, साकार।
नेक्स्ट है हमारा जाति या वर्ग के अंतर को दूर करके सामाजिक समता की स्थापना, गुरु को विशेष महत्व। इसमें मूर्ति पूजा का बिल्कुल से विरोध किया गया है। ईश्वर के नाम जप की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है। संत कवियों का उद्देश्य कविता करना ना होकर के उपदेश देना एवं समाज सुधार करना था, है ना। निर्गुण भक्ति में प्रेम को भी महत्व दिया गया है, मतलब एक प्रेम भक्ति में भी इसकी धारा बटी हुई है। देखिए इसको प्रमुख कवि जो हो जाते हैं, देखिए कौन से, कबीर हो जाएंगे एक तो निर्गुण भक्ति के, एक हो जाएंगे रैदास हो जाएंगे, और साथ ही एक कौन से कवि हो जाएंगे इसके, मलिक मोहम्मद जायसी कह सकते हैं ना, मोहम्मद जायसी, है ना। तो इनको भी याद रखिएगा, इनकी रचनाएं भी तीनों की याद रखना, है ना। जायसी इनकी रचना है, जायसी की पद्मावत है एक महाकाव्य, है ना, और कबीर की साखियाँ, है ना। तो इन चीज़ों को याद रखना। नेक्स्ट है आपका भक्ति काल के 2 कवियों के नाम, प्रत्येक की रचना शायद लिखिए। देखो भक्ति काल के कवियों के नाम लिखना है तो तुलसीदास रामचरितमानस, मीराबाई की पदावलियाँ, सूरदास की रचना है सूरसागर। तो इस तरीके से आप इनकी रचना शायद इनके नाम याद रख लीजिएगा, ये भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है छायावाद। अब देखो भाई छायावाद के, ये तो मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बता रखा है, छायावाद के कवियों के नाम, प्रत्येक की रचना का नाम लिखना है साथ में। तो प्रमुख स्तंभ कवि हैं, है ना, इन्होंने ही छायावाद का जो है स्तंभ कवि कहे जाते हैं छायावाद के। जयशंकर प्रसाद इनकी रचना है कामायनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये इनकी रचना है परिमल, महादेवी वर्मा इनकी रचना है अतीत के चलचित्र, और भक्तिन, है ना। भक्तिन वाला ये चैप्टर है जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, जब 12th में जाएंगे तो आपको वहाँ पे भक्तिन नामक चैप्टर मिलेगा, इसे आप पढ़ेंगे, है ना। ये किसका है, महादेवी वर्मा का। और एक और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, है ना, पंत को भी याद रखना, है ना, सुमित्रानंदन पंत, तो इनको याद रखना, और इनकी भी कई रचनाएं हैं तो इनको याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका सूरदास की काव्यगत विशेषताएं। देखो अब इसी तरीके से आपके कवि परिचय आ रहे हैं, वैसे अब बिंदुओं के आधार पर लिखिए, है ना, वैसे तो कम पूछ रहा है लेकिन अब ऐसे दे दी जाती हैं, तो भाई ऐसे में कैसे लिखना है, तो इस तरीके से पॉइंट में लिखोगे तो आपके 2 नंबर बिल्कुल आपके खाते में है, एंड ये आपको कंप्लीट करके जाना है। देखो देखिए सूरदास के काव्य में भक्ति में साख्य भाव है ना, भक्ति में क्या किया, संख्या नहीं साख्य भाव है, लिखा होना चाहिए था यहाँ पे क्या, साख्य, तो ठीक कर लेना, साख्य भाव है ना। उनमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का जो है मिश्रण है ना, और पद शैली का गीति काव्य, मतलब गीति काव्य में उन्होंने रचनाएं करी है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने दिया है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है, किससे, सूरदास को। सूर से याद रखना, सूर्य से सूर्य, है ना, सूर से सूर, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका सूरदास। नेक्स्ट है आपका जयशंकर प्रसाद के काव्य का भाव पक्ष स्पष्ट कीजिए। देखो भाई अब कवि परिचय ना वैसे नहीं पूछा जाता कि 2 रचनाएं लिखिए, है ना, साहित्य में स्थान लिखिए, ऐसा वैसा नहीं, इस तरीके से दे देगा कि भाव पक्ष लिखो केवल। तो क्या लिखना है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि है ना, उनके काव्य में मानवीय सौंदर्य, प्रेम, करुणा, वेदना, विरह के साथ साथ दार्शनिकता भी है, वे प्रकृति के प्रति संवेदनशील हैं। मेनली कहें कि छायावाद में क्या है, प्रकृति से रिलेटेड रचनाएं की गई हैं, और ये हैं छायावाद के कवि। तो भाई इनमें क्या रहेगी, प्रकृति से रिलेटेड, जैसे हो गया सौंदर्य की रचना है ना, विरह वेदना, ये सारी कुछ रचनाएं यहाँ पे करी गई हैं, है ना। तो ऐसी इसी तरीके से यहाँ पे इनका कला पक्ष भी आ सकता है ना। तो उसमें आपको भाषा वगैरह के बारे में लिखते हुए लिख देना है ना, शैली क्या यूज की है ना, तो उस तरीके से। और रचनाएं इनकी याद रखना, जैसे इनकी एक रचना हो जाती है कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है प्रसिद्ध। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं काव्य खंड के पाठगत प्रश्नोत्तर। भाई पाठगत यानी कि जो आपके देखो जैसे ये हो गया, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, है ना, सूरदास के चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन है ना। तो राम लक्ष्मण परशुराम संबंध, तो सारा कुछ इसमें है ना। अब हम काव्य खंड के पाठगत प्रश्नोत्तर, चलिए भाई देखिए, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब अपनी अनीति का साथ ना दे करके नीति का साथ दे, यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मृति को पाथेय बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशा है। आंसर दिया गया है स्मृति को पाथेय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा या संबल बनाने का आशा यह है कि कवि अपने बीते जीवन का मधुर एवं सुखद स्मृतियों के सहारे यही जीना चाहता है। इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कवि नागार्जुन ने फसल को 1000 खेतों की खेती, है ना, हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है, लिखिए, है ना। तो कवि कहते हैं कि कवि नागार्जुन ने यहाँ पे कवि आ गया, नागार्जुन ने फसल को 1000 खेतों की मिट्टी का गुणधर्म इसलिए कहा है क्योंकि फसल भूमि की ताकत मेहनत का परिणाम होती है ना। इसलिए फसल को क्या है, फसल को 1000 खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है, 1000 खेतों की मिट्टी है फसल, यहाँ पे कहा है इन्होंने, क्योंकि क्या है
फसल क्या है, मेहनत का परिणाम है, फसल भूमि की ताकत है ना, जो पूरे समाज और किसानों के परिश्रम का प्रतीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अब देखिए निश्चित ही नहीं कि पाठगत ही है, देखिए मैंने सारे क्वेश्चन ना मिक्स करके रखे हैं ताकि आप लोगों को जैसे पेपर में आते हैं उसी तरीके से मैं तैयारी करवाऊं, ताकि आप लोगों को उसी तरीके से समझने में आसानी हो, है ना। देखिए अब उसी बीच में क्वेश्चन आपको बोर्ड दे देता है कि काव्य की परिभाषा लिखिए एवं भेद लिखिए, है ना। तो भेद मेनली अलग से पूछ लिए जा सकते हैं, कभी कभी आ जाता है कि दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य में अंतर लिखिए, तो अंतर वाला नीचे क्वेश्चन दिया गया है, टेंशन नहीं लेना है ना। देखिए काव्य क्या होता है, काव्य वह रचना है जिसमें चित्त किसी रस या मनोयोग से जो है पूर्ण होता है, अर्थात वह जिसमें चुने हुए राज्यों को के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का जो है प्रभाव डाला जाता है। छंदबद्ध रचना जो है काव्य कहलाती है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये इसका जो है फॉर्मूला हो जाता है, मतलब इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत ही इसका रसयुक्त, मतलब कहें कि इसकी एक परिभाषा हो जाती है शॉर्ट में काव्य की, है ना। इसका अर्थ क्या होता है वाक्यम रसात्मकम का, इसका अर्थ होता है रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। ये भी आपका कई बार ऑब्जेक्टिव में बना है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो क्या हो जाता है, रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। और काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य होता है, एक श्रव्य काव्य। अब हम इन्हें डिटेल में नीचे अंतर में देखेंगे, श्रव्य काव्य को सुन सकते हैं और दृश्य काव्य को देख और सुन दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। आंसर दिया गया है कि फागुन का मौसम तथा दृश्य जो है अत्यंत मनमोहक है ना होता है। चारों तरफ जो है दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई दे रहा है, मतलब इतनी हरियाली है, एकदम शांति है, मनमोहक मौसम है, एकदम अच्छा दृश्य है, तो इसलिए उनकी क्या है नज़र नहीं हट रही है। कहीं लाल पत्तियां हैं, फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर दे रही है, इसलिए कवि की आंख जो है फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो देखिए, तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर के, उनके लिए खेल खेल करके, उन्हें चूम कर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठ करके जो क्या करते हैं, अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है, या अपने अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं, और लेकिन आपको पाठ के आधार पर लिखना है, तो ये सारी चीज़ें याद करनी होंगी जिसमें जो जो बताया गया है। नेक्स्ट है, ऊर्ध्व के व्यवहार की तुलना किससे करी गई है। ये देखिए, ये 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इस चीज़ को आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लो। ऊर्ध्व के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, जो नदी के जल में तैरते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है ना। तो ये ऊर्ध्व के व्यवहार की तुलना यहाँ पे गोपियों ने करते हुए इसे बताया है। इस चीज़ को याद रखना, कमल के पत्ते से करी गई है, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा, कवि नागार्जुन के अनुसार क्या है, फसल क्या है। 2024 में क्वेश्चन आया था कि केवल फसल क्या है ना, ये 2024 में आया था, जैसा मैंने अथवा में क्वेश्चन दिया है। एंड ये नया क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है भाई। तो लिखिए, देखो आंसर लिखेंगे कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल किसान की मेहनत और धरती के आशीर्वाद का जो है प्रतीक होती है, वह से जीवन के संघर्ष और मेहनत का परिणाम मानते हैं। फसल समाज की प्रगति, कृषि की स्थिति और समानता का प्रतीक होती है। देखिए, तो क्या है, एक किसान की और समाज की संघर्ष की, कहें कि एक मेहनत का परिणाम होती है फसल, है ना, ये यहाँ पे नागार्जुन ने कहा है। और फसल समाज की प्रगति, कृषि की स्थिति और समानता का प्रतीक होती है। नागार्जुन ने फसल के माध्यम से किसान की कठिनाई और उसकी संघर्षशील स्थिति को जो है चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी निराशा को उपहास का पात्र क्यों माना है ना, कि रूप क्यों माना है या पात्र क्यों माना है कह सकते हैं। तो प्रसाद ने अपनी निराशा को उपहास का रूप इसलिए माना है क्योंकि उन्होंने अपने उसे जीवन के संघर्ष का हिस्सा समझा, जो अंततः व्यक्ति को मजबूत बनाता है। तो इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा है कि कवि नागार्जुन की, है ना, नागार्जुन की जिन्होंने फसल की परिभाषा दी ऊपर, ये है ना, तो इनकी दो रचनाएं इनकी क्या रहेंगी, आखिर ऐसा क्या कह दिया और एक योगधारा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये इनकी 2 रचनाएं हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके कवि बन जाते हैं आपके चैप्टर में, है ना, और इनको जल्दी से अच्छी तरीके से पढ़ के रखना। नेक्स्ट है आपका, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है ना, राम लक्ष्मण परशुराम संबंध से ये क्वेश्चन है। देखिए, तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं निम्नलिखित बताई हैं। तो वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरता पूर्ण कारक स्वयं वीरों का बखान करते हैं। वीर पुरुष स्वयं कभी अभिमान नहीं करते और अपनी वीरता का बखान नहीं करते, है ना। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो ये सारी विशेषताएं यहाँ पे क्या है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की बतलाई हैं, है ना। तो इन चीज़ों को याद रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग आप से लिख सकते हो, है ना, तीनों को, है ना। मतलब एक में अभिमान नहीं करते, इसमें वीरता का बखान नहीं करते और गलत शब्दों का उपयोग नहीं करते। नेक्स्ट है आपका,
सूरदास की रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषता लिखिए। देखिए तो 2 रचनाएं, काव्यगत विशेषता। अब साहित्य में स्थान तो पूछा ही नहीं है ना, लेकिन आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में देगा बोर्ड, है ना। 2 नंबर में ही आपके कवि परिचय, लेखक परिचय आ रहे हैं, है ना। तो देखिए सूरदास की रचनाएं, सूर सारावली, एक सूरदास की पदावली, या फिर सूर सारावली भी कर सकते हैं ना। सूर सागर हो गया एक सूर सारावली भी कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब काव्यगत विशेषता इनकी बन जाती हैं कि भक्ति भाव है इनकी काव्य में, एंड सौंदर्य बोध है। तो सूरदास की कविता में कृष्ण भक्ति का विशेष रूप से जो है कृष्ण की कहें कि लीलाओं का वर्णन किया गया है ना। और मेन रूप से इन्होंने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, ये भी आप इसमें लग सकते हैं, है ना। वत्सल भरी रचनाएं हैं, है ना, बच्चों की लीलाओं की रचनाएं हैं। और सौंदर्य बोध में सूरदास के काव्य में कृष्ण के बाल रूप में प्रेम संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण, देखिए यही बाल रूप, यही वात्सल्य का वर्णन यहाँ पे मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है तुलसीदास। भाई सूरदास या तुलसीदास एक ना एक आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में ये आपको देखने को जरूर से मिलने वाले हैं, तो इनको कर लेना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसी तरीके से आने वाले हैं, क्यों आप इसमें अपने नंबर कटवाओ। देखिए 2 रचनाएं तुलसीदास की रहेंगी, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, इनकी बहुत सारे रचनाएं हैं, पार्वती मंगल हो जाती है ना। तो इनकी रचनाएं याद रखना। और रामचरितमानस एक प्रमुख महाकाव्य है, इस चीज को याद रखना, ये कई बार जो है बोर्ड परीक्षा में बना हुआ क्वेश्चन है ना। भाव पक्ष और कला पक्ष इनका कैसे लिखना है, तो देखिए तुलसीदास के काव्य में भक्ति और आदर्श का प्रमुख भाव है। देखो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है यार, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, पेज नहीं भरना है। इस तरीके से अगर 2 सही चीज़ें आपने लिख दी ना तो आपको नंबर मिलेंगे, आपका नंबर कोई नहीं काट सकता, है ना। तो अच्छी तरीके से बिल्कुल सटीक चीज़ लिख दो तो नंबर नहीं कटेंगे, है ना। उनके काव्य में क्या है, तुलसीदास के काव्य में शैली सरल और आम जनता के समझ में आने वाली है ना। तो इस तरीके से लिख देना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, उर्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपको, आंसर कमल के पत्ते से की गई है ना। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आंसर दिया गया है, तो इसको कर लेना। नेक्स्ट आपका महाकाव्य के 4 कवियों के नाम उनकी रचनाओं से लिखिए। मतलब कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि किन्हीं 2 महाकाव्यकारों के नाम उनकी रचना से लिखिए, किन्हीं 3 के लिखिए, किन्हीं 4 के लिखिए। तो भाई मैंने 4 आपको दे दिए ताकि आपको याद हो सके। देखिए वाल्मीकि का एक महाकाव्य है रामायण, है ना। महर्षि वेदव्यास का हो जाता है एक महाभारत। नेक्स्ट है आपका तुलसीदास जी का रामचरितमानस, कालिदास जी का रघुवंशम, ये सारे महाकाव्य हैं। और अगर आप देखो हिंदी के और भी करना चाहो तो कामायनी किसका है, जयशंकर प्रसाद का। ये आप मेनली रूप से याद रखो, कामायनी आपके में ये पूछा ही जाएगा, है ना। जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये हमने ऊपर आपको बताया, है ना। और एक और रचना है कौन सी, साकेत, है ना। ये साकेत किसका महाकाव्य है, ये साकेत एक महाकाव्य ही है ना, महाकाव्य है ये, ठीक है। और ये है मैथिली शरण गुप्त की रचना, किसकी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है ना। और पंचवटी भी एक खंड काव्य है जो कि इनकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपका शब्द गुण किसे कहते हैं भाई। अब उसी में पाठगत में आपका एक क्वेश्चन दे दिया था, शब्द गुण शब्द शक्ति भाई किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये पूछा गया है कई बार, है ना। या फिर अलग से आ जाता है कि माधुर्य गुण क्या है, इसका उदाहरण लिखिए, है ना। आता है ना, आता है यार। देखिए शब्द गुण वह विशेषता है जो किसी वाक्य या कविता में सौंदर्य उत्पन्न करती है। शब्द गुण या मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, एक ओज होता है, एक माधुर्य होता है, एक प्रसाद गुण होता है, जो कि नीचे दिया गया। देखिए ओज गुण जिसमें प्रभावशाली और शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे सिंह गर्जना कर उठा, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर वो खूब लड़ी मर्दानी, है ना। देखिए एक तरीके से इसमें क्या होता है, मोटिवेशन टाइप होता है ना, एकदम जोश, है ना। नेक्स्ट आपका माधुर्य गुण, इसमें सरल सरस और मधुर शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे चांदनी रात में झील झलमला रही थी, है ना। तो ये लिख देंगे। नेक्स्ट प्रसाद गुण आ जाता है। देखिए प्रसाद गुण में लिख देंगे सत्य ही ईश्वर है, इसका उदाहरण हो जाता है। और उदाहरण लिखना चाहें तो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये भी प्रसाद गुण का उदाहरण हो जाता है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शब्द शक्ति। भाई शब्द गुण हो गया, अभी शब्द शक्ति का भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना, ये 3 प्रकार की होती है। देखो शब्द गुण और शब्द शक्ति दोनों 3-3 प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को याद रखना। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में बना है खाली स्थान में, है ना, कि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की, है ना। देखिए अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, शब्द का सामान्य अर्थ बतलाती है ना, जैसे सूर्य उग रहा है। लक्षणा क्या होती है, शब्द का व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ अर्थ बताती है, लक्षणा लक्ष्यार्थ अर्थ, है ना। गाँव में बाढ़ आ गई, यहाँ बाढ़ का अर्थ केवल पानी नहीं बल्कि तबाही है ना। देखिए व्यंजना शब्द शक्ति शब्द में छिपे हुए अर्थ का बोध कराती है। वह बहुत लंबी उड़ान भर रहा है, यहाँ उड़ान का अर्थ क्या है, सफलता है ना। तो इस तरीके से क्या कराती है, अर्थ का बोध कराती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यतीन्द्र मिश्र का जो है साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो भाषा शैली लिखनी है आपको और 2 रचनाएं। देखिए ये इनका क्या है, ये आपके यतीन्द्र मिश्र क्या है, आपके कवि नहीं है, ये आपके लेखक हैं। देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन ऐड हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन है तो आपके पोर्शन में ही, है ना। चाहे हम गद्य में करें या फिर यहाँ कर लें, तो यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखिए 2 रचनाएं इनकी, यदा कदा, अयोध्या तक, अन्य कविताएं, डायोदी का
आलाप, ये चीज़ें याद रखना, ये इनकी रचना है। ये कई बार देखो 2-3 साल से इनका क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इनका साहित्यिक परिचय, तो इस चीज़ को याद रखना। देखिए भाषा क्या है आपकी, भाषा सहज सरल। देखो यार भाषा में तो एक चीज़ याद रखो कि इन्होंने बढ़िया ही सरल सहज भाषा का उपयोग किया है, जो कि आम जन को समझने में बहुत ही है ना सरल हुई है ना। तो इस तरीके से इनका यूज करो। मुहावरों और तार्किकता से आपकी भाषा जो है प्रभावपूर्ण बनेगी। तो थोड़ी बना करके अपनी भाषा लिखो, लेकिन अच्छे शब्दों का उपयोग करो, आपका नंबर नहीं कटेगा। शैली में लिखना है आपको, आपकी लेखन शैली पाठकों को सहज ही आकर्षित करती है। वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक आदि शैली का आपने जो है देखने को मिली है आपके लेखन में। नेक्स्ट आ जाता है कि अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। देखो भाई इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपके लास्ट ईयर में ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपका बनेगा, 2 नंबर में ना। तो इस चीज़ को याद रखना। देखिए अद्भुत रस क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी घटना वस्तु या दृश्य को देख करके विस्मय है ना, आश्चर्य। अद्भुत का अर्थ ही क्या होता है ना, इसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय, है ना। इसका अर्थ यह स्थायी भाव होता है विस्मय। अब भाई आश्चर्यचकित हो रहे हैं आप किसी चीज़ को देख करके, तो वो क्या है, अद्भुत रस हो जाता है। या फिर वो सहृदय के हृदय में वाली परिभाषा है, नीचे मैंने बताई है सभी रसों के साथ, उसको भी याद कर सकते हो। देखो इसका स्थायी भाव विस्मय होता है। उदाहरण लिखना चाहो तो सागर की गहराई में बस अद्भुत संसार देखकर कभी पर्यटक हैरान रहेगा, है ना। यहाँ सागर के दृश्य ने अद्भुत जो है रस उत्पन्न कर दिया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत जो है विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो ये कई बार बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा गया। 2 रचनाएं भाव पक्ष और कला पक्ष के आधार पर लिखना था। देखिए तो इनकी 2 रचना है, राम की शक्ति पूजा और विनोबा, है ना। ये इनकी प्रमुख 2 रचना हो जाती हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, है ना। आंसर यहाँ पे देखिएगा ये रहेंगी 2 रचनाएं। भाव पक्ष में लिखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता में भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति होती है। उन्होंने अपने काव्य में जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक देखिए पहलुओं का दोनों को ही प्रमुखता दी है। मतलब पॉजिटिव भी रहे नेगेटिव भी, मतलब इन पहलुओं का जो है उन्होंने वर्णन किया है, अपने काव्य में इनको लिखा है, उकेरा है ना। उनके काव्य में दुख, संघर्ष, मानवता और सामाजिक चेतना का जो है प्रतीकात्मक चित्रण मिलता है। इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कला पक्ष। कला पक्ष में आपको लिखना है निराला की काव्य शैली में सशक्त चित्रकला, भावात्मक प्रभाव, अलंकारों का विशेष प्रयोग है ना। उन्होंने छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत विविध प्रयोगों का, है ना, अभी पढ़ा था ना हमने कि निराला जो है छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक है ना। तो ये सही तरीके से आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि स्थायी भाव और संचारी भाव में जो है अंतर स्पष्ट करिए, है ना। अभी नीचे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखना है एंड सारे क्वेश्चन करके ही जाना। अगर देखो बाद में क्वेश्चन बाहर से आता है तो ये मत कहना कि क्वेश्चन आया। देखो अगर डिटेल में यही पढ़ के जाओगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि पूरे क्वेश्चन जो कर लेगा इससे बाहर क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा एंड ये आपके सारे काव्य बोध के क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, है ना। तो वीडियो पूरा देखना, पूरे क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि साथ में याद करते चल रहे हो। देखिए स्थायी भाव और संचारी भाव, ये भी आपका लास्ट ईयर में 2024 में शायद ये क्वेश्चन आया है ना। तो इस चीज़ को याद कर लो। स्थायी भाव क्या होते हैं, तो देखिए यह रस का मूल भाव होता है जो कविता या साहित्य में बार बार प्रकट होता है। उदाहरण रहेगा करुण रस का स्थायी भाव, है ना, शोक है। संचारी भाव भाई यह स्थायी भाव को सहयोग देने वाले या अस्थायी भाव होते हैं, है ना। उदाहरण के लिए करुण रस में विषाद और मोह संचारी भाव होते हैं। तो इस चीज़ को याद कर लो भाई। नेक्स्ट हमारा आ जाता है खंड काव्य की कोई 2 विशेषता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर, है ना। अभी हम देखेंगे खंड काव्य और महाकाव्य में नीचे अंतर भी दिया गया है आपका, है ना। इसकी विशेषता पहले पढ़ लेते हैं। खंड काव्य में क्या होता है, देखिए खंड काव्य में लंबी और विस्तार के साथ घटनाओं का वर्णन होता है। देखिए विस्तृत रचना तो नहीं होती हैं, लेकिन कहें कि किसी एक आंशिक घटना का वर्णन इसमें किया जाता है ना। और नायक का गुणगान भाई ये तो होगा ही, है ना। किसी एक कहें कि घटना का वर्णन होता है तो वहाँ की पूरी घटना का वर्णन होता है, नायक का की अद्वितीय गुणों का निरंतर वर्णन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है मात्रक छंद एवं वार्णिक छंद में 2 अंतर लिखिए भाई। तो ये छंद के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका मात्रक, एक होता है वर्णिक। इसमें होता है मात्रक में मात्राओं की गणना, वर्णिक में वर्णों की गणना, कह ही रहा है वो तो। देखिए मात्रक छंद में मात्राओं की गिनती या गणना होती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है। मात्रक छंद की प्रत्येक पंक्ति में संख्या निर्धारित होती हैं, जबकि वर्णिक छंद में हर शब्द का स्वरूप और ध्वनि पर ध्यान दिया जाता है। उदाहरण में लिखना चाहो तो मात्रक छंद जिसमें मात्राओं की गणना होती है वो दोहा और चौपाई छंद हो सकते हैं, है ना। चौपाई छंद हो सकते, क्या होते ही हैं, है ना। और वर्णिक छंद के उदाहरण में लिखना चाहो तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कौन कौन से, एक सबैया छंद होता है ना, सबैया, इसको आपने पढ़ा होगा, है ना, सबैया। और एक और होता है यार कौन सा, कवित्त, है ना, कवित्त छंद। ये क्या है, ये आपके वर्णिक छंद के उदाहरण है, ये कई बार पूछा गया है, इस चीज़ को याद रखना, है ना। नेक्स्ट आपका मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो ऊर्ध्व के लिए, है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। नेक्स्ट है आपका
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की एक एक विशेषता लिखिए। आंसर आपके सामने दिया गया है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की विशेषता क्या है। राम शांत स्वभाव के थे, उनकी वाणी में मधुरता है, वे विनम्र और सहनशील हैं, वे बड़ों का और गुरु का आदर जो है करते हैं, है ना। तो आप सभी को यार भगवान राम की विशेषता तो पता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है, कोई दो प्रमुख अंतर लिखिए। ये आपका पाठगत आंसर है, कहीं की आपके जो दंतुरत मुस्कान है चैप्टर है ना, उससे क्वेश्चन है। देखिए तो बच्चे की मुस्कान सरल निश्चल है ना, उसमें कोई ये भाव नहीं होता कि भाई ये हंस रहा है तो मैं भी हंस लेता हूँ, है ना। तो बच्चा ये सोच के नहीं हंसता, बच्चे को जब हंसना है तो वो हंसेगा, नहीं हंसना तो वो नहीं हंसेगा, है ना। तो उसकी मुस्कान क्या होती है, बच्चे की निश्चल होती है ना, निष्काम होती है, भोली मुस्कान होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, वह सहज स्वाभाविक होती है। बड़ों की मुस्कान क्या है, कुटिल होती है, अर्थपूर्ण सोची समझी होती है ना। तो ये सारी कुछ होती है, मतलब ये अंतर तो आप सब लोग जानते हो, इतना तो है ना, बड़े हो गए हो। नेक्स्ट है आपका जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता लिखिए। दो रचनाएं साहित्य में स्थान, है ना, इसके आधार पर लिखनी है। तो दो रचनाएं इनकी लिख देना, एक लिख देना है आपको कामायनी, दूसरी करुणालय। करुणालय भी लिख सकते हैं, या फिर अन्य इनकी कई रचनाएं जैसे झरना आंसू हो गया, है ना। तो ये सारी इनकी रचनाएं आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट साहित्य में स्थान इनका लिखें, तो भाव पक्ष में और कला पक्ष में सूरदास जो कहें कि प्रसाद जी ने, है ना, जयशंकर प्रसाद जी ने का मुख्य उच्च कोटि का रहा है। और छायावाद की ये प्रमुख कवि माने जाते हैं और जनक ही माने जाते हैं, क्योंकि ये उसके स्तंभ कवि है ना। आधुनिक रचनाकारों में विशिष्ट स्थान इनका माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है भाई। तो ये वही क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो गया भाई, तो देख लेंगे, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है काव्य की आत्मा भाई। तो रस को क्या है, रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, रस को डिटेल में पढ़ लेना पूरा। नेक्स्ट है उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो उत्साह कविता में बादल कई अर्थों की ओर संकेत करता है, तो इस चीज़ को याद रख लेना। नेक्स्ट है आपका जैसे कि हो जाती हैं कई, मतलब अर्थों की, किन किन अर्थों की ओर संकेत, तो कई अर्थों की ओर, जैसे कि वर्तमान समस्याओं के समाधान पर, है ना, और प्राकृतिक शक्ति का जो है परिवर्तन पर, इस पर भी जो है उस पर क्या करता है, वो इस अर्थ की ओर संकेत करता है ना, इसको डिनोट करता है। तो बादल बारिश के रूप में समस्याओं के समाधान की उम्मीद को जगाता है। बादल परिवर्तन और शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत होते हैं, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है चौपाई छंद का उदाहरण लिखिए भाई। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये इसका उदाहरण हो जाता है। एंड किसी एक खंड काव्य का नाम, तो सुदामा चरित क्या है, खंड काव्य है, नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। देखो सुदामा चरित क्या है, नरोत्तम दास की रचना है, ये कई बार सही जोड़ में बना है, नरोत्तम दास। पंचवटी मैंने ये बताया थी था, मैथिली है ना, मैथिली शरण गुप्त, कौन है, इनको तो आप जानती हैं, साकेत के, है ना, साकेत की रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, मुरझाई हुई पत्तियां आत्मकथ्य कविता का प्रतीक क्या दर्शाती हैं। तो मुरझाई हुई पत्तियां जीवन की क्षणिकता और समय के साथ हो रहे परिवर्तनों को दर्शाती हैं, इस चीज़ को याद कर लो। नेक्स्ट हमारा उत्साह कविता में निराला ने क्यों कहा है कि वह बारिश के साथ उन्मत्त नहीं हो सकते। तो उत्साह कविता निराला ने बारिश के साथ उन्मत्त नहीं हो सकते क्योंकि यह न केवल प्रकृति के साथ बल्कि अपने अंदर की शक्ति से भी जुड़े होते हैं, इस तरीके से उन्होंने समझाया है। नेक्स्ट है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन सी तर्क दिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आने वाला है, तो बिल्कुल से ये पक्की बात है। देखो तो किसी अन्य द्वारा तोड़ा गया नहीं था। लक्ष्मण ने कहा कि यह धनुष पहले से ही बहुत पुराना था, कमजोर था और रघुनाथ ने इसे छुआ और टूट गया, है ना, उसकी मजबूती में कमी थी। ये लक्ष्मण ने तर्क दिया कि लक्ष्मण ने बताया कि धनुष में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी, इसलिए वह टूट गया। नेक्स्ट है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया भाई। उत्साह कविता का शीर्षक जो उत्साह क्यों रखा गया है, तो उत्साह कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कविता जीवन के प्रति जागरूकता, उम्मीद और नई उत्साह, नई ऊर्जा का जो है आह्वान कर रही है। एक तरीके से देखो उत्साह है ना, एक तरीके से एनर्जेटिक कविता है एक, है ना, तो ये क्या कर रही है, तो ये उम्मीद जगा रही है ना, जागरूकता फैला रही है, तो इस तरीके से ये कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है दृश्य काव्य और खंड श्रव्य काव्य में, सॉरी यहाँ दृश्य और श्रव्य काव्य में अंतर। तो ये हमारे काव्य के ही प्रकार हैं, इस चीज़ को याद रखना। और दृश्य काव्य क्या होता है, जिस काव्य को हम आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। ये कई बार ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है। और जिस काव्य को, देखो श्रव्य का अर्थ क्या होता है, सुनना, मतलब सुन करके आस्वादन करते हैं, उसे हम श्रव्य काव्य। अब भाई दृश्य को तो हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, है ना, तो इस चीज़ को याद रखना। आगे हमारा आ जाता है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। और देखो भाई प्रबंध काव्य को पढ़ लेना, और प्रबंध काव्य के प्रमुख भेद हैं ये, है ना,
प्रबंध काव्य के भेद कौन कौन से हैं हमारे, खंड काव्य है, एक महाकाव्य है ना, इस चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रबंध काव्य के प्रमुख भेद हैं, महाकाव्य में खंड काव्य में इस प्रकार से अंतर लिख सकते हैं, महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत रहती है, खंड काव्य की कथा वस्तु सीमित रहती है। महाकाव्य में अनेक पात्र होते हैं, खंड काव्य में पात्रों की संख्या सीमित रहती है। महाकाव्य में सभी रसों का समावेश होता है, खंड काव्य में नहीं होता है। महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा जरूर से, है ना, और खंड काव्य में सर्गों की संख्या कम होती है, मतलब महाकाव्य में 8 सर्ग तो होने ही चाहिए भाई, है ना, तब वो महाकाव्य है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है, दो खंड काव्यकारों के नाम रचनाकार साहित्य लिखिए। ग्रंथीय खंड काव्य है सुमित्रानंद पंत का पंचवटी मैथिली शरण गुप्त का, और नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र भी आप याद रख सकते हैं, जो कि हमने ऊपर अभी देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 3 महाकाव्यकारों के नाम, रामचरितमानस, पद्मावत, साकेत, कामायनी, ये आपके सारे के सारे सामने दिए गए हैं, इनको याद कर लेना, एंड ऊपर भी हम इसको देख चुके थे, ये कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट आपका रस के अंगों के नाम, तो रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं, ये चीज याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में बनेगी कि रस के खालिस्तान अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विवाह अनुभाव और संचारी भाव, है ना, तो इस चीज को कंप्लीट जरूर से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। देखो मैंने कहा था ना यार कि काव्य खंड में पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, है ना, तो देखो काव्य खंड में ना अब इससे क्वेश्चन बाहर आपका जाना ही नहीं वाला है, क्योंकि अन्योक्ति हो गया, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, यार सारा कुछ नीचे पड़ा रखा है, तो बिल्कुल से वीडियो में बने रहो एंड सारे क्वेश्चन देखो। देखो अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है, काव्य में जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति का स्वाभाविकता से अधिक, मतलब जहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, है ना, तो ये आपका उदाहरण रहेगा। अन्योक्ति क्या होता है, काव्य में जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो, वहाँ पर खालिस्तान अलंकार होता है, इस तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव बनता है ना, तो जहाँ पे अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध होता है, वहाँ पे क्या होता है, हमारा अन्योक्ति अलंकार होता है। और माली अवध देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार, ये अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण, ये 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, आंसर रहेगा आपके सामने। जब देखो प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे हो गए, बादल आदि, इनको मानवीय भावनाओं से, जैसे हंसना हो गया, हमारा रोना हो गया, है ना, हाँ खिलखिलाना हो गया, मुस्कुराना हो गया, ये क्या होती हैं, ये हमारी मानवीय भावनाएं होती हैं। इनको जो हम प्रकृति चीज़ों से, जैसे पेड़ से, पौधे हो गया, बादल हो गया, है ना, तो धरती हो गई, इससे जोड़ेंगे तो क्या है, मानवीकरण किया जा रहा है एक तरीके से, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, जब वहाँ पर क्या मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, तो भाई ये मुस्काई, ये तो हमारी मानवीय भावना है ना। देखिए चांद मुस्कुराया, रात ने उसे चूम लिया है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाती है, ये मानवीकरण हो गया। नेक्स्ट हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तब होता है जब एक ही शब्द या वाक्य की पुनरावृत्ति द्वारा प्रभाव बढ़ाया जाता है, जैसे जिससे अर्थ में क्या होती है, और गहराई आती है। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ जरूर, तो ये गही गही है जो यहाँ पे, इसका अर्थ तो अलग अलग है, लेकिन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वहाँ पे एक तरीके से प्रभाव डाल रहा है, अर्थ में गहराई दे रहा है ना। वह नन्हा सा बच्चा दुनिया को सिखाया गया बड़ा काम। अब देखो भाई यहाँ पे नन्हा सा बच्चा जो है यहाँ पे प्रभाव डाल रहा है। नेक्स्ट देखो ये चीज़ याद रखना कि रस के 4 अंग होते हैं, और रस स्थायी भाव, संचारी भाव की संख्या सॉरी यहाँ 33 होती है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में बना हुआ है, 33 होती है संचारी भाव की संख्या, याद रखना। एंड सभी रसों के स्थायी भाव याद कर लो, श्रृंगार का रति हो गया, करुण का शोक है, हास्य का हास हो गया, वीर का उत्साह हो गया, रौद्र का क्रोध हो गया, भयानक का भय हो गया, अद्भुत का विस्मय, बीभत्स का जुगुप्सा, शांत का निर्विद, बात्सल का वत्सल, इन सभी को याद कर लो क्योंकि किसी का भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। नेक्स्ट आपका अब भाई परिभाषा लिखनी है, तो ये वाली परिभाषा याद कर लो, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूं, अब बताने की कोई जरूरत नहीं है। सहृदय के हृदय में रति ना होगा भाई, यहाँ पे केवल आपको क्या करना है, ये चेंज कर देना, क्या स्थायी भाव चेंज कर दोगे तो वो दूसरे रस की परिभाषा हो जाएगी, है ना। केवल इतना चेंज करके आप सभी रसों की परिभाषा जो है बना सकते हो, ये नोट यहाँ पे दिया गया, इसे पढ़ करके कर लेना। अब सभी रसों के उदाहरण कर लेना। श्रृंगार रस का ये हो जाएगा, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परिछाई आते, सबे शुद्ध भूल गई, कर टेकर ही पलटारत नहीं। और करुण रस का करना चाहें तो राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हेरी रघुवर रही, राहु गए उसुर धाम, तो इसको कर लेना। नेक्स्ट है हास्य रस का, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो हो घर पर होने दो हुड़दंगा, है ना, और बारात वाला भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका वीर रस का, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वीर रस का उदाहरण और ओज गुण का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रौद्र रस का, श्री कृष्ण के सुन वचन, है ना, ये पूरा का पूरा आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा वात्सल्य रस का उदाहरण लिखे भाई, तो जसोदा हरि पालन झोला में, ये आपका वात्सल्य रस का उदाहरण हो जाता है, इसको याद कर लेना, कंठस्थ कर लो, दिमाग में उठा लो, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आया है कि जसोदा हरि पालन झोला में खालिस्तान अलंकार का उदाहरण है, या फिर खालिस्तान रस का उदाहरण सॉरी यहाँ कह देता है कि निम्न में से रस का उदाहरण है, तो वात्सल्य रस को याद रखना है ना, और ये सूरदास जी की रचनाओं की ही लाइन्स है। नेक्स्ट है आपका वो चौपाई छंद की परिभाषा भाई, चौपाई छंद है ना, ये तो है ही आपके मन में।
मेन है आपकी में चौपाई, मतलब छंद में तो आपका दोहा और चौपाई यही दोनों है, इनमें से आना है आपका 2 नंबर में ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो चौपाई में क्या होता है, 16 मात्रा होती हैं, उसमें कुल जो है 2 पंक्तियां होती हैं, इसमें आमतौर पर 4 चरणों में विभाजित किया गया होता है। इसका प्रयोग रामचरितमानस में, मतलब यार रामचरितमानस ना दोहा और चौपाई से ही तो मिलकर बना है। और उदाहरण में कभी भी पूछा जाए तो दोहा रामचरितमानस का कोई भी लिख सकते हो एंड चौपाई भी कोई भी लिख देना, है ना। देखिए उदाहरण रहेगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये लिख देना। और दोहा छंद में आप हनुमान चालीसा जी का भी कोई भी उदाहरण लिख सकते हो जब आपको लिखना है तो दोहा में, है ना। तो देखिए, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, और ये रहेगा आपके सामने पूरा उदाहरण आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका, छंद के कितने भेद होते हैं। देखिए छंद के मुख्य भेद होते हैं मात्रक और वर्णिक, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, हमने अंतर्भिन्न में देख चुके हैं, इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा, चौपाई छंद का उदाहरण लिखिए, है ना। सिया राम मैं सब जग जानी, ये देखिए रामायण की ही सिद्ध चौपाई है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। छंद का मैंने कहा ना, रामायण की कोई भी चौपाई हो, रामचरितमानस की आप लिख सकते हो, आपको नंबर मिलेंगे, है ना। देखिए, और जो भी बच्चे कमेंट्स करते हैं उनकी, देखिए यूट्यूब क्या करता है, ये आईडी वगैरह बना करके देता है, उसमें नाम नहीं दिखता है ठीक तरीके से, इसलिए मैं आप लोगों के नाम नहीं ले पाता हूँ भाई कि कमेंट्स कौन कर रहा है, मुझे पता ही नहीं कौन लोग कमेंट, है ना। तो आप लोग जरूर से बताइएगा कि आप लोगों के नाम क्या है भाई, प्लीज़ नाम बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके, है ना। देखिए छंद की परिभाषा क्या होती है, छंद वह काव्य रचना होती है जिसमें मात्रा और वर्ण और लय का जो है प्रयोग किया जाता है ना, इस चीज़ को याद, मतलब मात्रा वर्णों और लय से लयबद्ध छंद जो रचना होती है उसे छंद कहते हैं, इस चीज़ को याद रखना। कई बार ऑब्जेक्ट में बनाए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर आता है ना, 2 नंबर इससे पक्के कह लो, या फिर अथवा में क्या आएगा, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए, है ना। तो ये याद रखना, मुहावरी वाक्यांश है, लोकोक्ति क्या है, संपूर्ण वाक्य, इसका उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, इसका उपयोग स्वतंत्र रूप से होता है, इनका प्रयोग भाषा को बल देने के लिए होता है, इसका प्रयोग किसी घटना विशेष के लिए होता है ना। इनका शरीर अंगों के नाम पर भी इसका होता है, जैसे है ना, आंख से अंधे नाम नयन सुख, है ना, जैसे नाकों चने चबाना, है ना। तो ये सारे हो जाते हैं, इनका प्रयोग फल प्राप्ति होने की आशा के लिए हो जाता है ना। ये क्या है, प्रचलित नहीं है, लेकिन कहावतें इन्हें कहा जाता है ना। इनका कोई अन्य नाम जो है नहीं है, लेकिन इन्हें क्या कहावत कहा जाता है, लोकोक्ति है ना, जैसे धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। नेक्स्ट है आपका, माधुर्य गुण की परिभाषा, उदाहरण से लिखिए, आंसर आपके सामने दिया गया है। माधुर्य वह गुण है जो किसी रचना, है ना, विशेषकर नम्रता मधुरता, है ना, माधुर्य में मधुरता होती है भाई, है ना, आकर्षण उत्पन्न करता है, मिठास देता है, तो ये क्या हो जाता है, माधुर्य। उदाहरण रहेगा, तेरे चेहरे पे मुस्कान है जो वो सारी दुनिया में इकलौती है, उदाहरण लिख देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। भाई ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, इस चीज़ को याद रखना। प्रबंध काव्य में छंद एक कथा सूत्र में प्रयोग हुए होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से क्या स्वतंत्र, भाई मुक्त है ये, है ना, मुक्त स्वतंत्र है ना। प्रबंध काव्य में किसी एक व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है, जबकि मुक्त काव्य में किसी अनुभूति कल्पना या भाव का चित्रण होता है। तो देखिए जीवन चरित्र का, व्यक्ति के, भाई मैंने कहा था ना कि महाकाव्य और जो खंड काव्य है वो प्रबंध काव्य का, तो भाई देखो व्यक्ति का तो उसी में ना होता है, तो याद रखना। देखो आप लोग अगर हमसे हर जगह जुड़ जाओगे तो आपकी कहीं ना कहीं हम हेल्प जरूर से कर पाएंगे, और बोर्ड 2025 की तैयारी करनी है अगर बेहतरीन, तो हर जगह जरूर से जुड़ जाना, है ना। और हर एक सब्जेक्ट की वीडियो देख लो जाकर के, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर से अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए हेल्प के लिए हम जरा से भी यहाँ पे पीछे नहीं हटेंगे, तत्पर रहेंगे आपकी पूरी हेल्प के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से जाकर के अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कर लेना।